नमस्कार साथियों। अभी हम लोग 20 प्रश्न करेंगे सीटेट के मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग, और यह 20 प्रश्न एक दूसरे से अलग रहेंगे, यानी कि 20 प्रकार के हम अलग अलग प्रश्नों को अभी सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा कि आपके एग्जाम के लिए 20 तरह के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन लगभग एग्जाम में देखा गया है, रिपीटेड मोड में है। और ये सारे एग्जाम प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों से लिया गया है, उसको अभी सॉल्व किया जाएगा आपके सामने। तो हम लोग यहाँ पर अभी करने वाले हैं मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम। आप लोगों का एकदम नज़दीक है, संभवतः शुरू हो गया है। तो उसमें क्या है कि अगर मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग में इस तरह से प्रश्न आते हैं तो आप उसको सॉल्व करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा कि न्यू यूज़र हूँ अभी यूट्यूब पर, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगता होगा और आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए। तो हम शुरू करते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं और दहाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज है और इकाई के स्थान पर अंक 3 का गुणज है। दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है जो कि 52 का एक गुणनखंड है। तो बताइए इस 4 ऑप्शन में से वो संख्या कौन सी है। तो शुरू करते हैं कि मैं 2 अंकों की संख्या हूं, दहाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज। तो हम देखेंगे कि इस तरह के प्रश्न को अगर हम माना की करके बनाते हैं या एक्स मानते हैं या कुछ मानते हैं तो वो लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर इसको हम सीधे ऑप्शन के बेस पे लेकर के चलते हैं तो बनाने में बड़ा आसानी होगी। तो है क्या कि दहाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज है। तो दहाई के स्थान पर इकाई दहाई 6, 4, 4 और 8, ये चारों ऐसे ऑप्शन हैं जो 2 का गुणज है। चलिए ठीक है। फिर कह रहा है कि इकाई के स्थान पर अंक 3 का गुणज है। इकाई के स्थान पर जो अंक है वो 3 का गुणज है। ठीक है। तो उसमें हम देखेंगे इकाई के स्थान पे 9 है, 6 है, 9 है और 3। ये भी आपका तीनों का चारों ऑप्शन ऐसे हैं जो पहले शर्त को बिल्कुल कंप्लीट करते हैं। तो दूसरा क्या है कि दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है। तो हम देखेंगे इसमें से कोई ऐसी संख्या हो जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए तो वो हमारा आंसर होना नहीं है। तो 46 एक ऐसा ऑप्शन हमको दिखाई दिया जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग सकता है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। अब कह रहा है कि जो कि एक 52 का गुणनखंड है, तो 52 का गुणनखंड है, इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ते हैं। 9 + 6 15 हो गया, 4 + 9 13 हो गया और 8 + 3 11 हो गया। तो अब 3 ऑप्शन हमारे पास बचते हैं। इस तीनों ऑप्शन में से सिर्फ 13 ही एक ऐसा ऑप्शन है जो 52 का एक गुणनखंड होता है, इसलिए आंसर आपका 49 होने वाला है। ओके। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 0.007 बाय p हो और इसके बराबर में 0.01 हो तो इस p का मान आपको निकालना है। इस p का मान जब हम निकालेंगे, यहां सिर्फ p ही नहीं रहेगा, हो सकता है कि आपके सामने इस क्वेश्चन के जगह पे x हो, m हो, y हो, जो भी हो। तो बनाने का दोस्तों तरीका बस एक ही है, सेम है कि आप इसको हर पे में मतलब इसको डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे ताकि देखने में यह बैलेंस लगे, और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका करते हैं तो हमारे पास आता है p गुने 0.01 बराबर 0.007 इंटू 1। ठीक है। अब हमको मान चाहिए p का, तो p यहाँ मल्टीप्लाई फॉर्म में है, गुणनखंड रूप में है, और बराबर के इस साइड जब हम p को भेजेंगे तो वह जो p है वो आपका किस फॉर्म में आने वाला है, तो p भाग के फॉर्म में आने वाला है। इसलिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका p बराबर 0.007 बटे 0.01 है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि दशमलव के बाद यहाँ पर 3 डिजिट है, इसलिए 1 पर 3 शून्य यहाँ पे नीचे बैठाएंगे, और नीचे में दशमलव के बाद 2 शून्य है, इसको अंश वाले भाग में हम बैठाते हैं। इस तरह से जब हम दशमलव को उड़ाएंगे तो अंश वाले भाग में पॉइंट के बाद जितना डिजिट होगा उतना हम हर वाले भाग में बैठाएंगे, और हर वाले भाग में जितना पॉइंट के बाद डिजिट होता है उतना हम अंश वाले भाग में बैठाते हैं। इसलिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 शून्य लिखा गया है, और यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 शून्य दिया गया। तो हमारे पास आंसर आ गए 7 × 100 बाय 1000।
तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, तो 7/10 यानी 0.7 आंसर हमारे पास आता है। अब हमको देखना है कि ये ऑप्शन में 0.7 कहाँ दिया गया है, तो यहाँ दिया गया है और हमारा आंसर बी बिल्कुल सही होता है। उसके बाद जब हम देखेंगे तो अगला प्रश्न है कि एक ट्रेन टिकट काउंटर पर कुछ लोग खड़े हैं। एक ट्रेन टिकट काउंटर पर कुछ लोग खड़े हैं। अमीना का स्थान दोनों ओर से 14 नंबर पर है। तो टिकट काउंटर पर अगर हम इधर से बी की बात करते हैं तो दोनों ओर से अमीना 14वां नंबर पे आती है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि इस पूरे लाइन में कितने लोग खड़े होंगे। तो दोनों ओर से अगर हम 14 को 2 बार ऐड करते हैं तो 28 हमारे पास आंसर आता है, क्योंकि दोनों सिरे से हमको बात करना है, आगे से भी और पीछे से भी। तो 28 तो ऑप्शन में हमको दिखाई देगा, लेकिन एग्जैक्ट आंसर 28 होगा नहीं, क्योंकि इस पूरे सीक्वेंस में अमीना को 2 बार रिप्रेजेंट किया गया है। एक आदमी को हम 2 बार काउंट नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अमीना की ही बात नहीं है। इस तरह से लाइन सीक्वेंस वाले जो भी प्रश्न आपके सामने आते हैं उसमें यदि एक आदमी का 2 बार रिपीटेशन हुआ है तो आप टोटल एड में से एक सब्सट्रैक्ट करेंगे, एक माइनस करेंगे, और एक माइनस करने के बाद जो भी प्रश्न आंसर आपके पास आएगा वही आपका आंसर होता है। तो अमीना को हम एक बार घटा देंगे तो 27 हमारे पास आंसर आता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि उस लाइन में टोटल कितने लोग खड़े हैं, 27 लोग खड़े हैं। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अक्षर एच में कितनी सममित रेखाएं होती है। सममित रेखाएं वैसी रेखाएं होती है जो किसी भी चित्र को ऐसे 2 बराबर भागों में बांट देगी जो एक दूसरे के बराबर समरूप हो जाएगा। उसी को सममित रेखाएं कहते हैं। इंग्लिश में इसको सिमेट्रिकल लाइंस बोलते हैं। जैसे कि अगर हम एच की बात कर रहे हैं तो एच में ऐसी 2 लाइन या ऐसी कितनी लाइनें बन सकती हैं जो इसको पूरा 2 भागों में काटे, ताकि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने से यह बिल्कुल एक जैसा दिखे। तो दोस्तों एक लाइन तो ये हो गया और दूसरी ये ऐसी लाइन हो गई है। अगर हम इस दोनों को एक दूसरे के ऊपर काट करके चढ़ा रहे हैं तो यह बिल्कुल सममित रेखाएं हो जाती है। तो अंग्रेजी अल्फाबेट में इस तरह से ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जहां से आपको ये सममित रेखाओं के बारे में पूछा जा सकता है। तो सममित रेखाएं ऐसी रेखाएं होती है जहां से उसको काटने के बाद एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए। तो हमको पता चल गया है कि एच में ऐसी 2 ही लाइनें हैं जो सममित रेखाएं, एच अक्षर में कितनी सममित